कर्नल टीबी त्यागी, आप इसे करूंगा। B2 बॉम्बर ने एक बार फिर से कहर बरपाया। इस बार टारगेट पर थी 3 न्यूक्लियर साइट, जिसमें फोर्दो पर ही इसके जरिए अटैक किए गए। 12 बॉम्ब वहां पर गिराए गए हैं, क्योंकि वो 90 मीटर अंदर गहराई में था, एक पहाड़ के नीचे। 2 बॉम्ब नतांस पर भी गिराए गए हैं और इसके बाद रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। एग्रेशन एक बार हो चुका है ईरान की तरफ से, 30 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए उसने अटैक कर दिया है। इसके आगे क्या? अब शक्ति के बाद शांति आएगी या फिर ईरान जंग में और आगे बढ़ेगा? देखिए, जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये पहाड़ों के बीच में सुरंगों को जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, उन्हें मिला के जमीन से 100 मीटर नीचे बनाई गई है। इसको किसी और बम के अलावा अटैक नहीं किया जा सकता था, अलावा वो 13.5 टन का GBU-57, उसको ले जाने के लिए 2 ही बॉम्बर थे, या तो B2 बॉम्बर या B-52 बॉम्बर। B-52 बॉम्बर स्टेल्थ नहीं है, लिहाजा B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और एक नहीं 6 B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। यद्यपि फोर्डो से, इस प्लांट से डिएगो गार्सिया जहां B2 बॉम्बर भेजे गए थे, वहां की दूरी केवल 4000 किलोमीटर है और इस B2 बॉम्बर का रेंज करीब 11000 किलोमीटर है। लेकिन फिर भी एहतियातन 6 एयरफोर्स टैंकर्स भी साथ में भेजे गए। फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया गया और ये अटैक आज सुबह 4:30 बजे किया गया। और खुद डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में इट वाज ए स्पेक्टेकुलर सक्सेस एंड द 3 nuclear facilities including Natanz, Fordo and Isfahan have been completely destroyed. Now this has happened. अब ये होने के बाद में अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा। ईरान क्या कर सकता था? इजराइल ने तो इस हमले के बाद तुरंत इसलिए अटैक नहीं किया ईरान पर, क्योंकि शायद उनके दिमाग में था कि हमले के बाद ईरान में कम on the dotted lines to sign। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया और 30 मिसाइलें दागी, जिसमें से 20 को तो इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। 10 मिसाइल उसके सैन्य और तकनीकी ठिकानों के ऊपर गिरी और भयंकर नुकसान हुआ। उसके बाद इजराइल ने भी बड़ा हमला किया और एयर बम्बार्डिंग की ईरान के अंदर। अब 2-3 चीज समझने की है। पहली बात तो ये कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म हो चुके हैं। ईरान ने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर। वो अपनी ताकत को केंद्रित करता रहा हिजबुल्लाह हमास को ताकत देने में, उनको हथियार देने में और या अपनी मिसाइल बनाने में। रशिया ने कहा भी था कि S-400 लो, पर उसने नहीं ली। S-300 मिसाइल उसने रशिया से ली, जो बैटरी थी वो चाइना से ली और जो स्पेयर पार्ट्स थे वो लोकली प्रोक्योर किए। यानी उसके एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेशन नहीं हो सका, तबाह हो गए। इजराइल की 100% एयर सुपीरियरिटी ईरान के एयर के अंदर स्थापित हो गई और लिहाजा अब इजराइल पूरी इंडिपेंडेंस के साथ जहां चाहता है वहां ईरान में अटैक कर रहा है। और इसी अब ये तो इसके बाद एक पॉइंट, 1 मिनट। अब ज्यादा बात क्या की जा रही है कि साहब अरे ये तो एटॉमिक वार में बदल जाएगा और तो 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। सर देखिए, जो 2 अलग सुपर पावर है, पहले तो चाइना जो है वो कभी किसी दूसरे देशों में बीच में अड़ेगा ही नहीं। अगर वो तो एक बनिया देश है, अगर उसमें ताकत रही होती तो वो आज तक ताइवान के ऊपर बस सोचता हूँ, इरादे बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आज तक वो अटैक नहीं कर पाया ताइवान पे, लिहाजा वो इस मामले में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी।
ऐसे ही जो रशिया है, रशिया ने अमेरिका से बातचीत की कि साहब वहां जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, बुशर शायद उसका नाम है, कि उसमें मेरे 200 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक ना किया जाए। उसके ऊपर अटैक ना किया जाए का क्या मतलब? यानी कि उसने अमेरिका के साथ में एक किस्म से अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसे छोड़ के बाकी आप काम करो। मींस रशिया भी नहीं आएगा, और अगर आना होता तो सर मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है। 4:30 बजे ये अटैक हुआ था, 10 घंटे बीतने को है, अभी तक तो रशिया और चाइना का कोई रिएक्शन आया नहीं है। जी। मैं समझता हूं कि इसमें कोई थर्ड वार या महायुद्ध का खतरा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी